अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। पाक स्टडी 1000 MCQ सीरीज, आज लेक्चर नंबर हमारा 7 है। लेक्चर नंबर 1 to 6 विद एसोसिएशन डिस्कस हो चुका है, उसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट में वन बाय वन अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। और आपसे यही है कि आप इसको नोट्स लाजमी अपने साथ साथ बनाएं, क्योंकि ये तो इधर तो आपको देखने में 25-30 MCQ नज़र आते हैं, लेकिन जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपके वो 100-200 MCQs ऐड हो जाएंगे। और प्रॉपर एसोसिएशन के साथ उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको तारीख की वो चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर कोई क्वेश्चन इस तरह का आता है कि उस इवेंट में कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको पता होता है कि इस इवेंट में ये काम हुए थे, तो फिर आप उसको आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं। बाकी सब दोस्तों से है कि वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। जी, आज का हमारा क्वेश्चन है, Who among the following is regarded for efficient administration and administration reform in medieval India? ठीक है, तो किसको माना जाता है? तो वो जी अगर इस हवाले से हम देखें तो ये शेर शाह सूरी साहब जो थे, उनको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से मतलब इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में जाना जाता है। ठीक है, शेर शाह सूरी ये बेसिकली पश्तून डायनेस्टी से थे, पश्तून थे ये। और इसके हवाले से इनका देखें तो ये इनकी जो डेथ है वो 1545 में हुई है। और जो सूरी डायनेस्टी, ये बरीड जो है वो कहाँ है बरीड, ये आपको पता होना चाहिए, ये ससराम में है। ठीक है, और ससराम को अब क्या क्या कहते हैं? अब ये बिहार कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न डे इसको बिहार कहते हैं। ओल्ड नेम जो है वो ससराम है। ससराम आ जाए बिहार आ जाए एक ही बात है। तो आप किस वजह से जाना जाते हैं? तो जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम है वो आपने दिया। ठीक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम शेर शाह सूरी ने मुतारिफ करवाया सब कॉन्टिनेंट में। तो ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम के हवाले से आपको ये बड़े मतलब आप मशहूर हैं, जाने जाते हैं, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ठीक है, उसके हवाले से अगर इनका देखें तो इनका जो रियल नेम था शेर शाह सूरी का, तो वो फरीद खान था। इनका रियल नेम क्या था? फरीद खान था। ठीक है, और एक इन्होंने मस्जिद बनवाई जिसको शेर शाह सूरी मस्जिद भी कहते हैं। वो कहाँ है? तो शेर शाह सूरी जो मास्क है वो है जी सरगोदा में। ठीक है, और अगर सरगोदा में मज़ीद आप इसको क्लैरिफाई करें तो ये भेरा में है। सरगोदा की तहसील भेरा है, वहाँ ये शेर शाह सूरी मस्जिद इन्होंने बनवाई। ठीक है, बाकी सूरी डायनेस्टी को हम देखें तो ये कब से कब तक कायम रही? तो ये 1540 से 1555-56 तक ये कायम रही। ठीक है, 1540 से 1555 56 तक। और इनकी जो बैटल हुई उस बैटल को बैटल ऑफ चूसा कहते हैं। तो बैटल ऑफ जो चूसा है वो किस किस के दरमियान हुई? वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान हुई। ठीक है, शेर शाह सूरी और हुमायूं के दरमियान ये जंग लड़ी गई। और ये कब लड़ी गई? ठीक है, ये लड़ी गई जी 1539 में। ठीक है, 1539 में ये बैटल जो है वो लड़ी गई। उसके अलावा देखें तो जो टर्म रुपया थी वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। जो टर्म थी इंडिया में रुपया की टर्म, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। तो ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने पोस्टल सिस्टम को सब कॉन्टिनेंट में ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, पोस्टल सिस्टम को जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे सब कॉन्टिनेंट में, वो भी शेर शाह सूरी ही है। तो ये इनकी मोस्ट जो कंट्रीब्यूशन है। बाकी जो रोहतास फोर्ट है जिसको किला रोहतास कहते हैं, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, रोहतास फोर्ट ये किसने बनवाया? ये भी शेर शाह सूरी ने बनवाया। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो सूरी डायनेस्टी है वो 1540 से 55 या 56, ये दोनों आपको मिल जाएगी। 150, ये तकरीबन 16 साल तक, 15 से 16 साल तक कायम रही सूरी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी एस्टेब्लिश? तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ ऑफिस? तो ये जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ऑफिस एस्टेब्लिश हुआ ये 1 मार्च 1976 में पाकिस्तान में एस्टेब्लिश हुआ। और इसके जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो इस्टेब्लिश हुआ था, इसके जो फर्स्ट होल्डर थे यानी फर्स्ट जो वो जनरल थे, वो कौन थे? वो जनरल मोहम्मद शरीफ थे। जो फर्स्ट होल्डर थे वो कौन थे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ में कमेटी में? तो वो थे जनरल मोहम्मद शरीफ। ठीक है, जनरल मोहम्मद शरीफ जो फर्स्ट होल्डर थे इसके। और जो करंट होल्डर हैं, अगर आप करंट देखें
तो वो जनरल सैर शमशाद मिर्जा है, ठीक है। जनरल साइर शमशाद मिर्जा साहब ये करंट इसके होल्डर है। उसके अलावा यानी कि अगर हम देखें तो ये 18th इन रो है, ठीक है। ये 18वें नंबर पे है, 18th इन रो है। बाकी जो इनकी टर्म लेंथ आप देख सकते हैं कि ये कितने साल के लिए अपॉइंट होते हैं। तो ये 3 साल के लिए, इनिशली 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और ये जो टर्म लेंथ है ये रीन्यूएबल है, ठीक है। मतलब दोबारा भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। और ये इनको जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, तो ये अपॉइंटेड बाय पीएम, प्राइम मिनिस्टर इनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो होते हैं जनरल, उनको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच प्लेयर हैज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई। तो अगर तो हम करंटली देखें तो वो श्रीलंका के प्लेयर है मुताया मुरलीधरन, वो करंटली जो है प्लेयर वो श्रीलंका के हैं। और वैसे जो इनिशियली ये रैकेट था वो वसीम अकरम साहब के पास था, लेकिन अब जो है उसको ओवरकम कर लिया, और अब श्रीलंका के प्लेयर हैं मुताहा मुरलीधरन, तो वो अब करंटली प्लेयर है। उनके पास ऑलमोस्ट 536 विकेट्स का रिकॉर्ड है, और वसीम अकरम साहब ने 502 विकेट्स ली थी। तो अब हमने करंटली आपने बताना है, तो करंटली मुताहिब मुरलीधर, और पाकिस्तान के कंटेक्स में अभी तक भी वसीम अकरम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस टर्म द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940s एज जिना फैंटेस्टिक प्रपोजल। तो इंडिया के कौन से लीडर थे जिन्होंने ये कहा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जवाहरलाल नेहरू जो थे वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, ठीक है। ये किसके सन थे, मोतीलाल नेहरू के। जवाहरलाल नेहरू किसके सन थे, बेटे थे। तो मोतीलाल नेहरू के ये थे सन। और ये पीएम इंडिया रहे हैं जवाहरलाल नेहरू। ये पीएम कब से कब तक रहे हैं, तो ये 1947 से 1964 तक ये इंडिया के पीएम रहे हैं। इनकी जो डॉटर थी वो भी फिर पीएम बनी, और उनका नाम क्या था, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी वो इनकी डॉटर थी। और इंदिरा गांधी को उनके सिख जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मार दिया। वो कब, 1984 को किल किया, ये जो इनकी डॉटर थी जवाहरलाल नेहरू की। तो ये चीज़ें आपको इनके हवाले से पता होना चाहिए। और जो नेहरू रिपोर्ट थी वो मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बांग्लादेश गॉट इंडिपेंडेंस इन। तो बांग्लादेश ने कब इंडिपेंडेंस हासिल की, तो ये 1971 में बांग्लादेश ने इंडिपेंडेंस ली, ठीक है, 1971 में। तो उसके बाद तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब रिकग्नाइज किया एज अ सेपरेट, क्योंकि पहले तो ये ईस्ट पाकिस्तान था, तो फिर पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को। तो पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया 2 फेब 1974 को, ठीक है। 2 फेब 1974 को पाकिस्तान ने इसको रिकग्नाइज किया बांग्लादेश को। और क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने सेकंड जो ओआईसी की समिट थी वो अटेंड नहीं कर रहे थे, और उनके यही था कि पहले हमें रिकग्नाइज किया जाए, हम फिर अटेंड करेंगे। तो ये पाकिस्तान ने कब रिकग्नाइज किया, सेकंड जो समिट थी उस वक्त पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया। और ये समिट कहाँ हुई, ये लाहौर में हुई। तो सेकंड समिट के मौके पर, सेकंड समिट किसकी थी, ओआईसी की, तो उस वक्त पाकिस्तान ने रिकग्नाइज किया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए 1974 सेकंड समिट के मौके पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु वाज द लास्ट महाराजा ऑफ सिख एम्पायर। तो जो दिलीप सिंह जो थे वो लास्ट राजा थे। और पहले जो थे, जो फाउंडर थे इसके सिख एम्पायर के, वो रंजीत सिंह थे। हमने कल भी इस चीज़ को डिस्कस किया। और सिख एम्पायर कब से कब तक रही, ये 1799 से 1849 तक। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों इसको शिकस्त हुई, और फिर उसके बाद ये सिख एम्पायर एंड होगी, ठीक है, 1849 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ISPR ऑफिशियल सॉन्ग फॉर 2018 हमारा पाकिस्तान वाज संग बाय। तो ये किसने संग किया, तो ये शफकत अमानत अली ने हमारा पाकिस्तान संग किया। अभी जो उन्होंने रिसेंट अनाउंस किया है 5 फेब को, तो वो कौन सा किया है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये रिसेंट जो है उसके ट्रेलर वगैरह आप देख सकते हैं। बाकी ISPR जो फॉर्म हुई थी ये कब बनी,
ISPR कब बनी? ISPR इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस स्टैंड फॉर, और ये फॉर्म हुई 1947। ठीक है, ये मई 1947 में ISPR का इदारा बना पाकिस्तान में। और ये जो सॉन्ग था ये किसने गाया? तो ये शफकत अमानत अली ने गाया। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, ऑन 3 अप्रैल 2019 पाकिस्तान एंड ईरान साइन एन एग्रीमेंट। तो पाकिस्तान और ईरान ने एग्रीमेंट साइन किया, और वो क्या था? ज्वाइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स। बेसिकली ये बॉर्डर की, जब पाकिस्तान के दी देन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ईरान गए हुए थे विजिट पे, तो वहाँ उन्होंने ये मतलब उनकी डिस्कशन हुई, और फिर उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ, ताकि बॉर्डर की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। ठीक है। और पाकिस्तान ने जो अपनी पहली एम्बेसी ओपन की थी वो ईरान में ओपन की थी। तो पाकिस्तान ओपन इज फर्स्ट एम्बेसी, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वो कहाँ ओपन की? ईरान में। और ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये दो चीज़ें आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। एक तो ईरान ने उसको रिकग्नाइज किया, और पाकिस्तान ने जो सबसे पहले एम्बेसी ओपन की वो तो ईरान में की, और ईरान ने भी सबसे पहले पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी ओपन की। और USA ने जो एम्बेसी ओपन की पाकिस्तान में वो कब की? तो वे ये 15 अगस्त 1947 में को USA ने पाकिस्तान में एम्बेसी ओपन की। ठीक है, ये आपको इस हवाले से ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और पाकिस्तान वो ईरान वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने सबसे पहले रिकग्नाइज किया पाकिस्तान को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द USA। तो जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है वो JD वेंस है। और ये 50th इन रो है, मतलब 50वें नंबर पे ये अब आते हैं। ये 50वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं USA के, JD वेंस साहब। और मज़ीद अगर हम इसको देखें तो ये ट्रम्प के अभी जो प्रेसिडेंट है USA के वो ट्रम्प साहब हैं। और ये ट्रम्प साहब एक तो 45th टर्म में रह चुके हैं, और अभी जो करंटली प्रेसिडेंट है वो 47th उनके, मतलब 47वें नंबर पे प्रेसिडेंट है। ठीक है, 47वें नंबर पे वो प्रेसिडेंट है। ये आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। इससे पहले जो थे वो जो बाइडन थे, और इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? वो कमेला हैरिस थी। तो ये चीज़ें इनके हवाले से आप पता होनी चाहिए। बाकी कोशिश करें कि क्योंकि अभी रिसेंट इलेक्शन हुए हैं, तो जितने USA की कैबिनेट है उसको आप प्रिपेयर कर लें, जो मेन मेन उनकी पोस्ट है उनको। विच वन इज़ द फर्स्ट मूवी आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो पहली मूवी क्रिएट की गई क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो कौन सी मूवी थी? वो 14 अगस्त 1947 को, मतलब रिलीज कब हुई? 7 अगस्त 1947 को रिलीज हुई थी। ठीक है, 7 अगस्त 1947। और ये कौन सी थी? तेरी याद जो थी वो फर्स्ट मूवी थी। ये आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट मूवी क्रिएशन की गई थी पाकिस्तान में वो तेरी याद है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मैरवियन मिडिल कोर्ट अ हीरो ऑफ 1965 वार हु वाज सितारा जुरत ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स वाज। ये विंग कमांडर थे पाकिस्तान एयर फोर्स में, जो मैरवियन मिडिल कोर्ट थे। तो ये अगर इनका हम देखें तो ये इंडिया, ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए। ठीक है, मैडियन मिडिल कोर्ट ये लुधियाना स्टेट जो है इंडिया की, वहाँ पैदा हुए। और ये ब्रिटिश इंडिया, मतलब उस वक्त तो ब्रिटिश इंडिया था, तो उस वक्त ये इधर पैदा हुए। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ विंग कमांडर सर्व कर रहे थे, और 1971 में की वार में इनकी डेथ हुई। तो ये इनके हवाले से आपको पता होना चाहिए, मैरवियन मिडिल कोर्ट के हवाले से। तो ये विंग कमांडर के ओहदे पे सर्व कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, मोस्ट ऑफ द रन्स एट ODI आर एट द क्रेडिट ऑफ। तो ODI में अगर देखें तो पहले तो ये इंजमाम उल हक के पास था। अगर पाकिस्तान के कंटेक्स में देखें तो वो अभी भी इंजमाम उल हक साहब हैं, लेकिन ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो अब सचिन तेंदुलकर हैं, जिनके जो करंटली हैं 18,426 रन हैं सचिन तेंदुलकर के पास। और ये सचिन तेंदुलकर अब करंटली इस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं, इंडिया के ये प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इस हवाले से। 18,426 ये इन्होंने रन फार्म किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अब्दुल खालिक अब पाकिस्तानी स्प्रिंटर हु वॉन 36 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इज नाउन एज। तो ये फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया जो है वो अब्दुल खालिक है। इनको फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया के
और इसके अलावा ये पाकिस्तान में मिलिट्री ऑफिसर भी है, ठीक है। ये मिलिट्री ऑफिसर हैं और वहाँ से उन्होंने गेम्स में पार्टिसिपेट किया है। और पार्टिसिपेशन इनकी बहुत अच्छी रही है, जिसकी वजह से इन्हें फ्लाइंग बर्ड ऑफ एशिया भी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो अगर हम ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया देखें, तो ये चार्ल्स कॉर्नवेलिस हैं, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। और ये इन्होंने सिविल सर्विसेज कब इंट्रोड्यूस करवाए, तो ये 1786 के आसपास इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाए। और ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिस उसी वक्त ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने और उन्होंने ये सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाए। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये बने। और ये गवर्नर जनरल ऑफ अगर बंगाल देखें तो ये कब बने, ये 1786 में ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। तो थोड़ी सी ये चीज़ें देख लें। तो गवर्नर जनरल नहीं थे, ओनली ही बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, 1786 में। ये गवर्नर जनरल नहीं, करेक्ट कर ले, ये ओनली गवर्नर रहे हैं बंगाल के 1786 में। जो गवर्नर जनरल थे वो वारन हेस्टिंग थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ये फ़र्क रखना है गवर्नर और गवर्नर जनरल में। तो जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो वारन हेस्टिंग है। वो कौन है, वो वारन हेस्टिंग है। और उनका अगर हम टेनोर देखें तो वो भी देख सकते हैं आप, 1772 के से लेके 1785 तक वो फर्स्ट गवर्नर जनरल रहे हैं, 1772 से 1785 तक। और फर्स्ट, अगर ये डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं इसलिए आपने, मैं सारे इधर मेंशन कर देता हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आए आप उसको आसानी से कर सकें। और ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग है, फर्स्ट गवर्नर गवर्नर ऑफ बंगाल वो रॉबर्ट क्लाइव है, ठीक है। तो ये डिफरेंस रखना है आपने। वो क्वेश्चन दोनों लिहाज से देता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यू मे रिमेम्बर कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल इज रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारन हेस्टिंग, को चार्ल कॉर्नवालिस व्हेन ही बिकेम गवर्नर ऑफ बंगाल 1786, व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड द सिविल सर्विसेज 1786। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अगर आप देखें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो वो कौन थे, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आप देखें तो वो विलियम बेंटिक है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो विलियम बेंटिक है। ये डिफरेंस आपने रखना है। और उसके अलावा अगर आप देखें फर्स्ट वसराय ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन आ जाता है, फर्स्ट वसराय ऑफ इंडिया तो वो कौन है। तो फर्स्ट जो वसराय थे इंडिया के वो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है। जब वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। और इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, 1858 में ये बने और 1862 तक ये इनका टेन्योर रहा, फर्स्ट जो वायसराय थे। और लास्ट वायसराय अगर हम देखें तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है। लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया वो कौन है, तो वो लॉर्ड माउंट बैटन है, लॉर्ड माउंट बैटन। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होना चाहिए। अब देख लें चीज़ें। व्हेन हु इंट्रोड्यूस द सिविल सर्विसेज इन इंडिया, चार्ल्स कॉर्नवालिस। और ये गवर्नर ऑफ बंगाल कब बने, 1786 में, उसी टाइम इन्होंने सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस करवाए। फिर फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो वारन हेस्टिंग थे। और फर्स्ट गवर्नर जो थे बंगाल के वो रॉबर्ट क्लाइव थे। गवर्नर जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे वो विलियम बेंटिक थे। और फर्स्ट वायसराय जो इंडिया थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और लास्ट जो थे वो लॉर्ड माउंट बैटन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द मेजर आउटकम ऑफ 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी बिकेम अ काज ऑफ रिफ्ट बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम टू नेशन थ्योरी। तो ये जब उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी आई, कब आई, 1867 में। और इसी ने फिर जन्म दिया टू नेशन थ्योरी को। और उस वक्त सर सैयद अहमद खान मतलब प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी जिन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और फिर टू नेशन थ्योरी का कंसेप्ट आ गया। बाकी उन्होंने कॉलेज जो कायम किया 1870, स्कूल कायम किया 1875 में। और वो बाद में कॉलेज बना अलीगढ़ 1877 में। और 1920 में वो यूनिवर्सिटी बन गई।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी वाज फार्म डाउन, तो पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी कब बनी? तो ये 20 दिसंबर 1947 में जो अंडर प्रिविलेजेस पीपल थे उनकी हेल्प के लिए ये बनाई गई। 20 दिसंबर 1947 में पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी। और इसका अगर आप हेड क्वार्टर देख लें रेड क्रिसेंट सोसाइटी का, तो वो इस्लामाबाद में है। ठीक है, इस्लामाबाद में इसका हेड क्वार्टर है। और बाकी इसके रेड की क्रिसेंट सोसाइटी के अगर आप फाउंडर देखें तो वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और बाकी ये कब बनी? 20 दिसंबर 1947 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो 19 कहाँ है? वो इस्लामाबाद में है। और जो करंट इसके चेयरमैन है वो सरदार शाहिद अहमद लगारी साहब जो है, इसके करंट जो हेड कर रहे हैं रेड क्रिसेंट सोसाइटी को, वो सरदार शाहिद अहमद लगारी साहब इसको हेड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मोंटेगियो कैल्म्स फॉर रिफॉर्म्स 1919 लॉ एंड ऑर्डर वार। तो इसके जो मोंटेगियो कैल्म्स फॉर रिफॉर्म 1990 थी, तो ये रिजर्व सब्जेक्ट्स जो थे लॉ एंड ऑर्डर, तो वो किसके तहत था? वो रिजर्व सब्जेक्ट्स के तहत था। तो हम देख लेते हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स में क्या क्या आता है 1990 के रिलेटेड। तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में अगर हम देखें तो रिजर्व सब्जेक्ट्स में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आ जाती थी 1990 के एक्ट के तहत? इसको मॉन्टेगो कैल्म्स फॉर रिफॉर्म को इंडियन कौंसल एक्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर आता है। ठीक है, एक तो लॉ एंड ऑर्डर आता है इसके में, रिजर्व सब्जेक्ट में लॉ एंड ऑर्डर आता है। दूसरा, इसमें फाइनेंस के जितने भी मामलात थे वो इसी में डील होते थे रिजर्व सब्जेक्ट्स में। उसके बाद जो लैंड रेवेन्यू के मामलात थे वो भी इसी में आते हैं रिजर्व सब्जेक्ट में इस एक्ट के अकॉर्डिंग। और इरिगेशन, लैंड रेवेन्यू और इरिगेशन के जितने भी मामलात थे वो भी इसी के अंडर डील होते हैं। इसके अलावा दो किस्म के सब्जेक्ट्स थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट्स थे और एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, एक रिजर्व थे और दूसरे कौन से थे? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आते हैं वो चीज़ें हम देख लेते हैं। तो एजुकेशन जो थी वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में था। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम देखें तो पब्लिक हेल्थ थी, वो भी ट्रांसफर में थी। पब्लिक हेल्थ, इसको आप ट्रांसफर में कंसिडर करेंगे। इसके अलावा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी वो भी किस में थी? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो भी ट्रांसफर सब्जेक्ट में थी। ये आपको इस हवाले से ये चीज़ें पता होना चाहिए। बाकी जो एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट वगैरह वो भी किस सब्जेक्ट्स में थे? ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में। एग्रीकल्चर भी ट्रांसफर में था, फॉरेस्ट वगैरह भी किस में थे? ट्रांसफर में थे। और फिशरीज, जितने भी ये चीज़ें थी फिशरीज वगैरह, ये सारी किस में थी? ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में थी। तो रिजर्व में आपको सारे पता होना चाहिए, एक याद कर लें, बाकी उसके अलावा वो ट्रांसफर में हो जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर, फाइनेंस, लैंड और इरिगेशन, ये चार जो है ये रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। तो अगर आप रिजर्व को याद कर लेते हैं, उसके अलावा कोई आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर सब्जेक्ट में चला जाएगा। तो आप इस तरह भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जी क्वेश्चन है, विच अमंग दीज वर एस्टेब्लिश फर्स्ट। तो इनमें से कौन सी सबसे पहले कायम हुई? तो वो जो OIC है वो सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई। ये कब हुई? ये 25 सितंबर 1969 को। OIC में मेंबर्स कंट्री देखें तो 57 इसके OIC के मेंबर्स कंट्री हैं। इसका हेड क्वार्टर अगर हम देखें तो ये जद्दा सऊदीया में है। ठीक है, जद्दा, और ये सऊदी अरेबिया में है। ये आपको पता होना चाहिए। बाकी जो ECO है और सार्क है, ये कब कब कायम हुई? तो ECO जो फाउंड हुई थी वो 1985 में इन तेहरान। ठीक है, ये ईरान के कैपिटल सिटी तेहरान में पाकिस्तान, ईरान और टर्की ने मिलके इसको बनाया। ठीक है, उसके अलावा सार्क को अगर हम देखें तो सार्क 8 दिसंबर 1985, 8 दिसंबर 1985 को ढाका में इसका हेडक्वार्टर है और वहाँ ये कायम हुई, बांग्लादेश में। सार्क, और इसके अलावा इसके मेंबर्स की अगर आप तादाद देखें सार्क के, तो सार्क के कितने मेंबर्स कंट्रीज हैं? तो वो 8 हैं। और जो करंट सेक्रेटरी जनरल सार्क के हैं वो गुलाम मोहम्मद सरवर साहब हैं और बांग्लादेश से ही इनका ताल्लुक है। बाकी ECO के जो करंट है सेक्रेटरी जनरल, वो 14th सेक्रेटरी जनरल के तौर पे सर्व कर रहे हैं। वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो डॉक्टर असद मोहम्मद खान है। ठीक है, पाकिस्तानी है वो, और उनका नाम है डॉक्टर असद मोहम्मद खान। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। OIC
जो है वो इस डेट्स को अगर आप देखें तो आपको डेट से भी अंदाजा हो रहा है कि ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम सुल्तान हु कैप्चर्ड इंडिया अप टू इट्स एक्सट्रीम साउथ? तो वो कौन थे? तो वो जो अलाउद्दीन खिलजी साहब थे, उन्होंने सबसे पहले साउथ को कैप्चर किया। तो इनके जो जनरल थे वो जिसके तहत ये काम कर रहे थे वो मलक कफूर थे, ठीक है। इनके जो जनरल जिनके अंडर ये काम कर रहे थे वो कौन थे? वो मलक कफूर जो थे वो इनके जनरल थे। और अगर हम खिलजी डायनेस्टी को देखें तो ये दिल्ली सल्तनत की डायनेस्टी है। और सेकंड है, मतलब फर्स्ट पे आपकी ममलूक डायनेस्टी, या जिसको स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, वो 1206 से 1290 तक रही। और ये खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320 तक इसका टेन्योर है। और इसके जो फाउंडर है खिलजी डायनेस्टी के, ये जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, ठीक है। फाउंडर इसके खिलजी डायनेस्टी के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। और जो साउथ में जिन्होंने किया वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। तो ये अलाउद्दीन और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये चीज़ें इसलिए मैंने दोनों सेपरेट सेपरेट मेंशन कर दी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कॉमरेड जो है वाज पब्लिश्ड ऑन 30th जुलाई। तो ये कब पब्लिश हुआ? 30th जुलाई 1911। इसके जो फाउंडर थे कॉमरेड के वो कौन थे? तो वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर इसके कॉमरेड के फाउंडर थे। इसके वाले से हमदर्द भी इन्होंने लॉन्च किया। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का हमदर्द जो न्यूज़पेपर है इनका, जो हमदर्द इखबार है, तो वो भी इनका ही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, वो 1913 में, ठीक है, वो 1913 में लाया गया। तो ये कॉमरेड जो था ये इन्होंने इंग्लिश जो है, ये कॉमरेड इंग्लिश इन्होंने इशू किया था। बाकी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो लिखा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग जो है वो इन्होंने लिखा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये किसने लिखा? ये भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने लिखा। और जो जिस बुक पे लिखा उस बुक को क्या कहते हैं? ग्रीन बुक, ठीक है। उस बुक को ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 1911 का आ जाए या 1913। कॉमरेड 1911 इंग्लिश में, और जो दूसरा हमदर्द उन्होंने इजरा किया जो वो 1913 है। नेक्स्ट है जी, इंडिया विंस फ्रीडम वाज रिटन बाय। तो ये किसकी किताब है इंडिया विंस फ्रीडम? तो ये अबुल कलाम आज़ाद की किताब है। बाकी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अगर हम देखें तो इनकी जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं, एक तो इंडिया विंस फ्रीडम है, उसके बाद गुबारे खातर भी इनकी ही है, ठीक है। गुबारे खातर भी इनकी है। और जो तज़किरा है वो भी इनका ही है, ठीक है। तज़किरा भी इनका है और गुबारे खातर भी इनकी है। और इंडिया विंस फ्रीडम, ये तीनों जो है वो इनकी हैं। तो ये इसलिए आपको इन तीनों का पता होना चाहिए। अभी उन्होंने ये पूछा है, नेक्स्ट वो गुब्बारे खातर पूछ सकते हैं, तज़किरा पूछ सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। वेयर पाकिस्तान फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड। तो जो फर्स्ट ग्रीन फील्ड है इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड, वो कहाँ है? वो इस्लामाबाद में है। जो टोटल एयरपोर्ट्स करंटली हैं पाकिस्तान में, वो टोटल एयरपोर्ट्स जो है वो 69 है, ठीक है। टोटल एयरपोर्ट्स जो करंटली है वो पाकिस्तान में कितनी है? वो 69 टोटल एयरपोर्ट्स पाकिस्तान में है। और इस्लामाबाद में ये एयरपोर्ट जिसको फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें प्रोमिनेंट जो एयरपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान के 3-4 शहरों में आप कह सकते हैं। कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में, अभी ग्वादर में कुछ, तो इस तरह करके ये प्रोमिनेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासम वाज रिटन बाय। तो ये मोहम्मद बिन कासम जो नावल है ये किसने लिखा? तो ये नसीम हिजाजी ने लिखा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासम, इन्हीं के आम से जब ये 712 में आए और इन्होंने सिंध और मुल्तान के इलाकों को फतह किया। बाकी मोहम्मद खाक और खून, नसीम हिजाजी के हम प्रोमिनेंट जो नावल है वो देख लेते हैं। खाक और खून भी नसीम हिजाजी का है। मोहम्मद बिन कासम भी नसीम हिजाजी का है। और इंसान और देवता भी इन्हीं का है। शहीन भी इन्हीं का है। नावल शहीन जो है वो भी नसीम हिजाजी साहब ने ही लिखा है। और इंसान और देवता, इंसान और देवता, तो ये भी नसीम हिजाजी का ही है नावल, ठीक है। आप इनको देख सकते हैं। तो ये 3-4 जो इनके प्रोमिनेंट वर्क्स हैं ये नसीम हिजाजी के हैं। मोहम्मद बिन कासिम हो गया, खाक और खून हो गया, इंसान और देवता हो गया, या शहीन हो गया, वो नसीम हिजाजी से ही लिंक करते हैं। नेक्स्ट हमारा
क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी वर्क फॉर इंडिया अंडर द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन, तो इन्होंने इंडिया के लिए काम किया इंडियन नेशनल मूवमेंट के हवाले से। तो ये इन्होंने काम कहाँ किया वो आपने देख करना है, तो ये यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ रह के इन्होंने इंडिया की मूवमेंट के लिए अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु सजेस्टेड न्यू इलेक्शन आफ्टर द शिमला कॉन्फ्रेंस, तो ये जिनाह साहब ने सजेस्ट किया था शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद कि न्यू इलेक्शन होने चाहिए, तो ये जिनाह साहब ने किया। तो शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई? जून 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ उसके बाद। और शिमला ये कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, शिमला इंडिया के किस स्टेट में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश प्रदेश में है ये। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टेट का पूछा जा सकता है। जो पानीपत है, जहाँ पानीपत की 3 वार्स मशहूर है, वो हरियाणा स्टेट में है। ठीक है, तो जो पानीपत है वो हरियाणा स्टेट में, और हिमाचल प्रदेश इधर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गंगा प्लेन वाज बर्न्ड बाय कश्मीरी मुजाहिद एट द एयरपोर्ट ऑफ, तो ये लाहौर एयरपोर्ट पे उन्होंने उनको उसको प्लेन को बर्न कर दिया। ये कब इंसिडेंट हुआ? ये गंगा प्लेन इंसिडेंट 1971 में हुआ। तो जो कश्मीरी मुजाहिद थे हाशम कुरैशी और उसके कज़न अशरफ कुरैशी, इन्होंने ये मतलब हाईजैक किया उस प्लेन को, और फिर बर्न कर दिया। तो ये कश्मीरी मुजाहिद थे, हाशम कुरैशी, और दूसरे कौन थे? और इस इनके साथ जो थे वो अशरफ कुरैशी थे। तो ये दो बंदे थे जिन्होंने मतलब इस चीज को, प्लेन को हाईजैक किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वाज पास्ड इन द बाय अयूब गवर्नमेंट इन 1962। तो अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट कब पास हुआ? तो ये 1962 में, और उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो अयूब खान साहब की थी। 1962 में पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट आया, और 1965 में इलेक्शंस हुए अयूब खान और किनके दरमियान? मोहतरमा फातिमा जना के दरमियान। बाकी अयूब खान की अगर हम प्रेसिडेंट दौर देखें तो वो 1958 से 1969, 25 मार्च 1969 तक है। बाकी ये करेक्शन करते चले, जो कल हमने बताया था 1958 से 1962, वो इस कंटेक्स्ट में बताया गया था कि जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, ठीक है, वो उस वक्त भी प्रेसिडेंट थे, वो सिर्फ उनका ये वाला टेनोर बताया गया। तो फिर जो ही कॉन्स्टिट्यूशन बना 8 जून 1962 को आया, फिर दोबारा वो फौरन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, तो वो मुशर्रफ का एज अ पॉलिटिकल पार्टी बताया गया था। जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को चेंज किया और फिर भी वो प्रेसिडेंट रहे, वो पॉलिटिकल पार्टी जब उनकी पीएमएल क्यू जो थी, पीएमएलएन क्यू जो थी, उसके अकॉर्डिंग वो 2007 से 2008 इस पार्टी के तहत वो ओवरऑल प्रेसिडेंट रहे। लेकिन ओवरऑल उनकी जो प्रेसिडेंसी है वो 2001 से 2008 है। तो वो उस पार्टी के कंटेक्स के हवाले से बताया गया था, लेकिन ओवरऑल जो है उनका टेनोर वो यही है। ठीक है, तो ये अपने आप वो करेक्शन कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना फाउंडर ऑफ पाकिस्तान लाइक द ट्री मोस्ट, तो वो कौन सा सबसे ज्यादा दरख्त उनको कौन सा पसंद था? तो वो सनोबर का दरख्त था। अगर खेल आ जाए कि उन्हें खेल कौन सा पसंद है, तो वो बिलियर्ड्स है। और बिलियर्ड्स और क्रिकेट, ये दो खेल उनको बहुत पसंद थे। और बिलियर्ड तो वो उनको देखा भी गया खेलते मतलब पिक्चर में। तो बाकी ये दो खेल उनके लिए फेवरेट थे। जिस तरह ये दरख्त फेवरेट है, तो नेक्स्ट आपको इससे स्पोर्ट पूछ सकता है। तो बिलियर्ड की स्पोर्ट और क्रिकेट, ये दोनों उनको पसंद थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द पोएट हुज कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज कॉल्ड शाहजू रसालू, तो ये किसकी है? वो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई साहब की है। तो ये जो थे ये सिंधी शायर है। ठीक है, इनका ताल्लुक कहाँ से है? ये सिंधी शायर है। और बाबा फरीद गंज शक्कर को पाकिस्तान का पहला पंजाबी जो पहले पंजाबी पाकिस्तान के जो शायर है वो बाबा फरीद है। ठीक है, पहले पंजाबी पाकिस्तान के जो शायर है वो कौन है? वो बाबा फरीद साहब हैं। ठीक है, और सचल सरमस्त ये भी इनका ताल्लुक भी कहाँ से है? ये भी सिंधी शायर है। सचल सर मस्त का ताल्लुक कहाँ से है? और पीर वारिस शाह, इनकी जो हीर की बुक जो जो हीर है वो इन्होंने लिखी है। जो मतलब हीर का करेक्टर है, सारी वो स्टोरी वो इन्होंने लिखी है। और ये कब लिखी? 1766, और हीर के हवाले से ये जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जी,
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हु गेव द टाइटल ऑफ शायर मशरिक टू इलामा मोहम्मद इकबाल। तो इलामा मोहम्मद इकबाल को किन्होंने टाइटल दिया शायर मशरिक का? तो वो मौलाना शिबली नुमानी साहब ने आपको दिया। और बाकी आपको टाइटल ऑफ सर का दिया गया। टाइटल, ये सर का जो खिताब दिया गया वो 1922 में दिया गया अंग्रेजों की तरफ। और किसने दिया था? किंग जॉर्ज फाइव, जो उस वक्त के किंग थे। 1922 में किंग जॉर्ज फाइव थे, उन्होंने आपको सर का खिताब दिया। और ये आपको किस जगह मिला? तो ये लाहौर में आपको सर का खिताब मिला। आपने पॉलिटिकल कैरियर कब स्टार्ट किया? इलामा इकबाल साहब ने अपना पॉलिटिकल कैरियर अगर हम देखें तो वो कब स्टार्ट किया? तो वो 1926 में आपने अपना पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ किया। ठीक है। तो ये इस तरह इलामा इकबाल के हवाले से जो प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं, शायर मशरिक आ जाए या सर का खिताब आ जाए, तो वो दोनों पूछ सकता है। तो हमने डिस्कस कर ली है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दिया करें। ठीक है। और ये सारा काम हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और आई होप कि इससे पहले इस तरह आपको हर चीज़ टू द पॉइंट, और ये जो एसोसिएशन हम कर रहे हैं ये सारे आपके जितने भी competitive एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपके लिए हर चीज़ कवर हो रही होगी। ठीक है। अभी अपकमिंग आप कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपने प्रॉपर नोट्स मेकिंग सारी चीज़ें की हुई हैं इन वीडियो से। तो फिर आप देखिएगा कि क्या डिफरेंस आप देखते हैं पेपर में। तो ये चीज़ें थी। तो बाकी आपसे फिर दोबारा यही है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और शेयर कर दिया करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं।